सुगंध के बिना, पुष्प तृप्ति के बिना, प्राप्ति ध्येय के बिना, कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन संघर्ष में वही सफल होते हैं जो शांत रहना और धैर्य रखना जानते हों। बिल्कुल प्रतिबिंब। और जीवन आज और अभी है, उसे कभी अतीत या भविष्य में ना देखें। जिसने जीवन को अतीत या भविष्य में देखा, उसने जीवन को जाना ही नहीं। हमेशा याद रखें कि जो सामने है सच वही है, तो सच के साथ आगे बढ़ें और सफल बने। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं शालिनी, हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही होंगी राज्यों की सुर्खियां। इसके अलावा आज की गतिविधियों की भी करेंगे खास बात। और साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कतर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने कहा कि कतर में 7.8 लाख भारतीयों की उपस्थिति इन दो देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण की देखभाल के लिए कतर सरकार को धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति ने 2 अर्थव्यवस्थाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने के लिए भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका न के बराबर होने के बावजूद पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी उन्हीं के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये घोषणा भी की कि भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये गर्व की बात है, क्योंकि भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने की वजह से 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और पिछले 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आय हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान लाइफ की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए मानव केंद्रित सामूहिक प्रयास और मजबूत कार्रवाई समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की परिकल्पना एक ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो पृथ्वी के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि ऐसी जीवन शैली जीने वालों को प्रो प्लेनेट पीपल कहा जाता है। भारत औपनिवेशिक शासन से आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। पानी बचाने के लिए भी एक नया सामूहिक आंदोलन आकार ले चुका है। यह आंदोलन आधुनिक समाधानों के साथ जल संरक्षण की हमारी सदियों पुरानी प्रथाओं से प्रेरित है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था और 5 वर्षों में पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल की है। Friends, I am glad that Rotary International is actively working on providing clean drinking water, sanitation and hygiene. In India, we started the Swachh Bharat Mission or Clean India movement in 2014. In 5 years, we achieved near total sanitation coverage. This benefited
the poor and the women of India in particular. At present, India is marking 75 years since freedom from colonial rule. A new collective movement has taken shape to save water. The movement is inspired by our age-old practices of water conservation combined with modern solutions. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मगहर के कबीर चौरा धाम में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का संपूर्ण जीवन मानवता के धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके निर्माण में भी सामुदायिक एकता का संदेश छिपा है। उनकी समाधि और मजार एक ही परिसर में विद्यमान है, जो सांप्रदायिक एकता का दुर्लभ उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत का सौभाग्य रहा है कि संतों, शिक्षकों और समाज सुधारकों ने समय समय पर समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया। संत कबीर ऐसे संतों में से एक थे जिनके उपदेशों को समाज ने संपूर्ण हृदय से अंगीकार किया। गौरतलब है कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी थी। उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे पर रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। यहां डामटा के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में बस सवार 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डामटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हादसे पर शोक प्रकट किया है। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को विवादित टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता की नई प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। नूपुर शर्मा ने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर काम कर रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव का अपमान किया जा रहा था। इस कारण अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, जिसका मुझे खेद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू होकर 8 जून तक चल सकती है। इसमें बहुत हद तक संभव है कि एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दी जाए। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। माना जा रहा है कि इस बार 25 से 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिल सकती है। 25 से 50 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.25 से 0.50% की वृद्धि। अब नजर डालते हैं राज्यों से आ रही खबरों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी समुदाय से अपील की कि वे राज्य की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करें। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जेपी नड्डा ने मोरहाबादी मैदान में आदिवासी समुदाय की विशाल बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित किया। इसमें करीब 32 आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता बल के गठबंधन से बनी हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ राज्य की खनिज संपदा को लूटने में लगी है। कानपुर हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद हर दिन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक इस मामले में कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड कहे जा रहे जफर हयात हाशमी को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई का लिंक है। इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में लग गई है। इसके तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अब बीजेपी के गढ़ माने जा रहे गुजरात में अपना परचम लहराने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करने पर जोर दे रहे हैं। गुजरात पहुंचकर वो शाम करीब 5 बजे आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।
ये तिरंगा यात्रा मेहसाणा के पुराने बस स्टैंड से शुरू होगी। तमिलनाडु के कुडालूर जिले में कल 7 लड़कियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। 12 से 19 वर्ष की ये सभी लड़कियां जिले के नेल्लीकुप्पम के आसपास के गांव की थी। पड़ोसी ने उन्हें नदी से बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सहित कई नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्टालिन ने पीड़ित जनों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने खुले स्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के मामलों को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार ने सावधानी बरतने के लिए यह आदेश जारी किया। इस बीच तमिलनाडु में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 12 नए केस सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री M. सुब्रमण्यम ने कहा कि तमिलनाडु में कलेक्ट किए गए नए नमूनों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 की पुष्टि हुई है। राज्य के 150 नमूने हैदराबाद की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 12 नमूनों में नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। 12 में से 4 नमूनों में BA.4 तो 8 लोगों में BA.5 वेरिएंट पाया गया है। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर श्रीनगर के SKICC में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आज से ये सम्मेलन शुरू होगा और कल तक रहेगा। इस सम्मेलन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर आयोजित कर रहा है। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर यासीन M. चौधरी ने श्रीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार आयोजित हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में मातृ और बाल मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। इस सम्मेलन में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में आ रही चुनौतियों, अवसरों और नई पहलों के बारे में विशेषज्ञ एक ही प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए हिमाचल ने एक नया कदम उठाया है। हिमाचल में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की 1 साल पहले जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेट्स, कप, गुब्बारों की डंडियां, चम्मच, कांटे, कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। राज्य में अभी तक 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगी है और केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद इस तरह का प्लास्टिक उपयोग करके वस्तुएं बनाने वाले उत्पादकों और इनका इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को 1 साल का समय दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद एक बार फिर दिल्ली NCR के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी दिल्ली वालों को लू का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की कि दक्षिणी प्रायद्वीप में 7 जून से बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। धार्मिक मामले पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर कतर के बाद कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा नाराजगी पर भारत की ओर से कहा गया है कि इस तरह के बयानों से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत में सभी धर्मों का अत्यधिक सम्मान है। इस तरह की टिप्पणी करने के बाद नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही वो सरकार में किसी भी पद पर आसीन नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार से वियतनाम के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान भारत वियतनाम को $10 करोड़ की सैन्य मदद देगा। क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच रक्षा मंत्री की इस यात्रा को और भारत की मदद को दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के रूप में देखा जा रहा है।
बांग्लादेश में चटगांव के बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार रात विस्फोट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 49 लोगों की मौत हो गई, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस आग पर काबू पाने के लिए सेना को घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग को बुझाने के दौरान दमकल विभाग के 5 कर्मियों की भी मौत हो गई है। घायलों को चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 100 दिन के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने हथियारों से भरे यूक्रेन के एक सैन्य विमान को मार गिराने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, साथ ही रूस ने हथियारों और युद्ध सामग्री को भी तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूनाइटेड 24 प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन को संबोधित किया और जेलेंस्की ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ठीक करने और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद के लिए लोगों से धन दान करने की अपील भी की। उधर हफ्तों से शांत कीव रविवार सुबह तेज आवाज वाले मिसाइल हमलों से दहल उठा। रूसी मिसाइल्स ने इस हमले में विदेशी टैंकों और अन्य सैन्य सामग्री को निशाना बनाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आगाह किया कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम दिए गए तो रूसी सेना उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जिन्हें अभी तक छोड़ रखा है। नाइजीरिया के ओबो शहर में रविवार को अज्ञात हमलावरों के द्वारा चर्च में घुसकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। आधिकारिक तौर पर नाइजीरियाई प्रशासन ने मृतकों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 50 से कहीं ज्यादा है। साथ ही कई लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। इस दौरान हमलावरों ने चर्च में विस्फोट भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक ओवो शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में कुछ हथियारबंद लोग घुस गए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईसाई लोग चर्च में पेंटेकोस्ट संडे का त्योहार मनाने के लिए जमा हुए थे। किसी भी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि प्योंगयांग के बाहर से 8 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जो इस साल हथियारों के परीक्षण में नवीनतम है। ज्वाइंट वेपन्स ऑफ स्टाफ ने पत्रकारों को भेजे गए मैसेज में मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की। योनहॉप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित कोई भी विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। राफेल नडाल ने रविवार को कैस्पर रूड को सीधे सेटों में हराकर रोलैंड गैरोस में सबसे उम्रदराज पुरुष चैंपियन बनने के साथ ही 14वां फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने करियर का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। रविवार को फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स के फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 और 6-0 से हरा दिया। ये मैच 2 घंटा 18 मिनट तक चला। इसी के साथ नडाल ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। फाइनल्स में नडाल ने हारने वाले रूड उनके शिष्य भी रहे हैं। वे 2018 से नडाल की एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस सप्ताह आज से 11 जून तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। ये अपनी तरह का पहला मंच है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी करने वाले हैं। देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और प्रत्येक स्थान को वर्चुअल मोड के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम स्थल से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मणिपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए सुबह 10:45 पर संसद पुस्तकालय भवन में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी सुबह 11 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में लीडर इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
प्रतिबिंब, ये तो आपने बताई आज होने वाली गतिविधियां, लेकिन कल भी एक खास दिन था। कल था विश्व पर्यावरण दिवस और इस बार इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। पर्यावरण के प्रति जागरूकता संदेश देने के लिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओनली वन अर्थ थीम पर एक सुंदर रेत कलाकृति बनाई थी। जी हाँ, और इस कलाकृति से लोगों को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी गई। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए शालिनी, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तब हम बात करेंगे आज के इतिहास की, लेकिन प्रकृति और धरती को बचाने का संदेश देती सुंदर रेत कलाकृति के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस ब्रेक के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते भारतीय संस्कृति और उसके गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की देश और दुनिया में है धूम। और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं इन्हीं कार्यक्रमों की झलकियां। बताते हैं आपको इस महोत्सव से जुड़ा क्या कुछ हो रहा है खास देश और दुनिया में। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब ब्रेक के बाद सबसे पहले आज का इतिहास। बिल्कुल प्रतिबिंब, और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और दिखाते हैं कि 6 जून का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों है खास। 6 जून वर्ष 1868 में बाबा खड़क सिंह का जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय सेनानी थे। इलाहाबाद से लॉ करने के बाद वे जल्द ही सिखों के मुद्दों और आजादी की लड़ाई के लिए सक्रिय हो गए। वे एक राजनीतिक नेता और सेंट्रल सिख लीग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1915 में उन्होंने लाहौर में आयोजित सिख शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्ष 1988 में भारत सरकार ने उनके नाम पे एक भारतीय डाक टिकट भी जारी किया। 6 जून वर्ष 1879 में उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय का जन्म पश्चिम बंगाल के चंदन नगर में हुआ। वे भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारियों में उपेंद्र नाथ भी थे। उन्होंने अरविंद घोष के वंदे मातरम पत्र में भी काम किया। इसके बाद वे युगांतर पत्र के संपादक हुए और इस पत्र के द्वारा उन्होंने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे उपेंद्र नाथ को ब्रिटिश हुकूमत ने काले पानी की सजा भी दी। प्रतिबिंब, अब बात कर लेते हैं हमारे एक खास कार्यक्रम यानी संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव की। जी हाँ, बता दें कि ये कार्यक्रम आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इन्हीं उत्सवों के रंगों को समेटे हुए है हमारा विशेष कार्यक्रम, और शाम को 7:30 बजे आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आजादी का अमृत महोत्सव के चलते भारतीय संस्कृति और उसके गौरव से जुड़े कार्यक्रमों की देश और दुनिया में है धूम। और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं इन्हीं कार्यक्रमों की झलकियां। बताते हैं आपको इस महोत्सव से जुड़ा क्या कुछ हो रहा है खास देश और दुनिया में। तो देखिए मेरे साथ आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। जी हाँ, हेलो इंडिया तो दर्शक देख ही रहे हैं, और हेलो इंडिया के अलावा भी बहुत कुछ है संसद टीवी पर। नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।
शाम को 7 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 8 बजे का समय रहेगा दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम आज की खबर का। और रात 8:30 बजे देखना ना भूले पर्सपेक्टिव, और रात 9 बजे अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और रात 10 बजे बिल्स एंड इनसाइट। और एक बड़ी जानकारी जो हम हर रोज साझा करते हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। हम यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, और इसके अलावा सनसेट टीवी के ट्विटर और इंस्टा पर भी सनसेट टीवी उपलब्ध है, वहां पर भी हमें जरूर फॉलो करें। जी हाँ, इसके अलावा आप सनसेट टीवी की आईडी फॉलो कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक भेज सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और अब मुझे लगता है समय हो गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले हम बात करेंगे आज के कलाकार की। हमारी आज की कलाकार हैं प्रतिभा प्रहलाद। वो सिर्फ एक नृत्यांगना ही नहीं बल्कि कोरियोग्राफर भी हैं, शिक्षिका भी और लेखिका भी। वो टेलीविजन की दुनिया से ताल्लुक तो रखती ही हैं और साथ ही साथ टीवी में भी काम किया है उन्होंने, और सीरियल निर्माता, निर्देशक और एक्टर के तौर पर भी वो जुड़ी रही हैं। और हम बता दें कि नृत्य और अन्य विषयों पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये मशहूर अदाकारा निरंतर सीखने में विश्वास रखती हैं। शायद शालिनी इसलिए उनके मल्टी स्टाइल प्रोडक्शन रिदम एंड हार्मनी, पांजनी और वंदे मातरम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पसंद किए जाते रहे हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, और इनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आज आपको दिखाते हैं उनकी एक खास प्रस्तुति जिसमें वो एक वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के भाव को दिखा रही हैं। जी हाँ, आप देखिए ये शानदार प्रस्तुति। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। Viశ్వనాథం